नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे चगताई तुर्क बाबर द्वारा लिखित उसकी आत्मकथा बाबरनामा के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। ये बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखित एक आत्मकथा थी और इसकी भाषा तुर्की भाषा थी, जिसमें तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश की स्पष्ट झांकी परिलक्षित होती थी। इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग भारत आक्रमण के पश्चात दोहराया गया है। दूसरा भाग डायरी के रूप में है। बाबर ने अपने समय के दिल्ली, गुजरात, मालवा, खानदेश, बंगाल, मेवाड़, सिंध, दक्षिण के विजयनगर और बहमनी शासकों का इसमें उल्लेख किया है। इसका फारसी में अनुवाद हो चुका है, अंग्रेजी में हो गया, फ्रेंच भाषा में भी हो गया और हिंदी में भी इसका अनुवाद हो चुका है। तुझके ए बाबरी इसका दूसरा नाम है। बाबरनामा का मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मकथा है, जीवनी है। ये उन्होंने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्क में लिखी थी। इसमें उज्बेकिस्तान की फरगना वादी में उनका बचपन गुजरा, फरगना में ही जन्म हुआ था, और यौवन और बाद में अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण और कब्जा और अन्य घटनाओं का विवरण है। उन्होंने हर क्षेत्र की भूमि, राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक वातावरण, शहरों, इमारतों, फलों, जानवरों इत्यादि का बखान किया है। हिंदुस्तान के संबंध में उन्होंने लिखा है, हिंदुस्तान एक विशाल देश है, जनसंख्या बहुत अधिक है, यहाँ पर खेती का व्यवसाय होता है। दक्षिण और पश्चिम भागों का अंत समुद्र के करीब जाकर होता है। इसके उत्तर पश्चिम में काबुल, गजनी और कंधार के देश हैं। राजधानी दिल्ली है। शासक का उल्लेख किया है इन्होंने भारत में कितने, उन दिनों जब मैंने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की, यहाँ पर 5 मुसलमान और 2 काफिर बादशाह शासन करते थे। वे एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। 2 काफिर शासकों का उल्लेख उनने एक तो राणा सांगा का किया है, एक मैदिनी राय का किया है। हिंदुस्तान के भूगोल का उल्लेख किया है उन्होंने कि यहाँ 3 तरह के मौसम थे। उनके अनुसार बाबरनामा के अनुसार चौथा मौसम होता ही नहीं था। यदि हम अपने यहाँ के देशों के साथ इसकी समता करें तो हिंदुस्तान एक नया संसार मालूम पड़ता है। गर्मी के मौसम में हवा बहुत जोर से चलती है, इतनी तेज और धूल मिट्टी लेकर उड़ती है कि एक दूसरे को देख नहीं सकते। यहाँ के लोग इसे आंधी कहते हैं। वर्षा का मौसम अति सुहावना होता है। कभी 2-1 दिन में 10, 15, 20 बार बारिश होती है, परंतु इसका दोष यह है कि कवच, पुस्तकें, कपड़े, फर्नीचर आदि पर नमी का प्रभाव पड़ता है। हिंदुस्तान के पशु पक्षी के संबंध में उन्होंने लिखा है, हाथी का स्थान महत्वपूर्ण था, क्योंकि राणा सांगा ने भी जो युद्ध में हाथी का प्रयोग किया था और इब्राहिम लोदी की सेना में भी हाथियों की भरमार थी, इसलिए उन्होंने कहा है हाथी को महत्वपूर्ण स्थान था। जंगली जानवरों में गेंडा, भैंसा, नीलगाय, गाय, हिरन पाए जाते थे। अच्छे घोड़ों का अभाव था। हिंदुस्तान में कितने ही ऐसे पक्षी होते थे जो देखने में प्रिय होते थे और आकर्षक थे। ऐसे पक्षियों में उन्होंने मोर का महत्वपूर्ण स्थान दिया और तोता अधिक प्रसिद्ध बताया। बहुत से पक्षियों में तीतर का भी उल्लेख किया है, क्योंकि यहाँ पर तीतर और ये जो प्रतियोगिताएं होती थी, इसलिए तीतर का भी उल्लेख किया है। हिंदुस्तान के निवासियों के संबंध में उन्होंने कहा, यहाँ के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यह एक ऐसा देश था जहाँ पर जीवन की अच्छाइयाँ बहुत कम थी। निवासी खूबसूरत नहीं थे, किसी प्रकार का सामाजिक जीवन नहीं था, वे व्यवहार में रूखे थे। उनमें कला कौशल के प्रति न तो किसी प्रकार की भावना थी, न ही उत्सुकता थी। किसान और निम्न श्रेणी के व्यक्ति अधिकांश
नग्न रहते थे। ये लोग इज्जत को ढकने के लिए एक कपड़ा लपेट लेते थे जिसे लंगोट कहते थे। औरतें भी एक कपड़े से शरीर को ढकती थी। आर्थिक स्थिति के संबंध में बाबर ने लिखा है, बाबर भारत एक विशाल देश है, यहाँ सोने चांदी का बाहुल्य था। बाबरनामा में 145 चित्रों वाला ये जो बाबरनामा नामक ग्रंथ था 1558 इस 98 ईस्वी में बना। बाबरनामा के चित्रों से मुगल कालीन कला की शुरुआती झलक मिलती है। कहा जाता है कि दौलत भवानी, मसूर, सूरदास, मिस्किन, फारूक, चोला, शंकर जैसे 45 कलाकारों की मदद से 5 सचित्र बाबरनामा तैयार किए गए। इनमें से एक प्रति नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में मौजूद है, जबकि 4 प्रति ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, स्टेट म्यूजियम ऑफ ईस्टर्न कल्चर मॉस्को और लंदन के विक्टोरियल और अल्बर्ट म्यूजियम में रखे हुए हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई बाबरनामा की सचित्र पोथी में कुल 378 पन्ने हैं। इनमें से 122 पन्नों पर 144 चित्र हैं। बाबरनामा में दर्शाए गए प्रत्येक चित्र की खासियत यह है कि हर एक चित्र के बीच में कभी ऊपर, कभी नीचे की ओर या कैनवास में जो खाली पड़े हिस्से हैं, जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ फारसी में तस्वीरों के बारे में जानकारी भी लिखी हुई है। बाबर ने अपनी किताब में कहा कि सन 1504 में बर्फीले तूफान के बीच अपने 300 साथियों के साथ मातृभूमि फरगना से चलकर हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए उसने काबुल में प्रवेश किया और खुद को वहां का शासक घोषित कर दिया। 1511 में उसने अपने राज्य की सीमाएं ताशकंद से काबुल और गजनी तक फैल गई और जिसके तहत समरकंद, गोखारा, हिसार, कुंदूज और फरगना शामिल थे। चारों तरफ से घिरे हुए काबुल के फलों की उसने बड़ी तारीफ की, जिसमें अंगूर, अनार, खुरमानी, सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, अंजीर, अखरोट जैसे फलों का विवरण है। बाबर ने अपनी किताब में अफगानिस्तान की गर्म घाटी में पैदा होने वाले गन्ने, संतरे, गलगल के बारे में भी लिखा। इस संस्मरण में हिंदुस्तान की ओर से लाए जाने वाले पशुओं, गुलामों, वस्त्रों के अलावा तरह तरह के मसालों और शक्कर का भी जिक्र किया गया है। तो बच्चों, हमने देखा बाबरनामा जो चगताई तुर्क बाबर या मुगल सम्राट बाबर के द्वारा लिखी गई है। ये उसकी आत्मकथा है। आपके वन वर्ड में प्रश्न आ सकता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। ये वन वर्ड में ही नहीं, कभी भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे उनमें भी आपके ये जीके में एक प्रश्न के रूप में शामिल हो सकता है कि बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिपिबद्ध है। और इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, अंग्रेजी में एस्क्रीन बेवरेज, फ्रेंच में कांतले ने, हिंदी में SR रिजवी ने SAA रिजवी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। इसमें हिंदुस्तान के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है, हिंदुस्तान के पशु पक्षियों के बारे में, हिंदुस्तान के निवासियों के बारे में, हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में। लेकिन जब बाबरनामा को हम पढ़ते हैं तो ये वर्णन हमें सत्य से परे और एक पक्षीय लगता है। लेकिन हमें ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि बाबरनामा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक पक्षीय और सत्य से परे ऐसे लगता है हमें कि उसने जब वो हिंदुस्तान के लोगों के बारे में लिखता है कि यहाँ के लोग खूबसूरत नहीं थे, यहाँ सामाजिक जीवन नहीं था, व्यवहार में रूखे थे, तो इससे स्पष्ट होता है कि वो लोग
बाबर का जो दृष्टिकोण था वो एक पक्षीय था।